हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन जारी रखेंगे। आज इस वीडियो में हम साझी संपदा किंतु अलग अलग जिम्मेदारी, क्योटो प्रोटोकॉल, साझी संपदा और पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह अध्याय का मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का क्या मतलब होता है, पर्यावरण वैश्विक राजनीति की चिंता क्यों है, विश्व में साझी संपदा और सुरक्षा क्या है। तो इसको हमने बहुत विस्तार से पिछले वीडियो में पढ़ा है। जिन विद्यार्थियों ने अब तक पहले वीडियो का अध्ययन नहीं किया है उन सभी से निवेदन रहेगा कि पहले वीडियो का अध्ययन कर ले, ताकि वे अध्याय का जो कंसेप्ट है उसको समझ पाएंगे और आज की क्लास अच्छे से उनको समझ में आ जाएगी। जो विद्यार्थी आज मेरे चैनल से नए जुड़े हैं उन सभी से निवेदन रहेगा कि पहले वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने की जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। एक आवश्यक सूचना यह भी है कि प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी की सुविधा के लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। अब आप समकालीन विश्व राजनीति के मेरे अब तक के जो वीडियो हैं वो सभी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्रम से मैंने लगा दिए हैं, तो आप इन सभी का अध्ययन करें और लाभ उठाएं, अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से उत्तीर्ण हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पृष्ठ क्रमांक 122 से अध्ययन हम आज जारी रखेंगे और 126 तक का अध्ययन हम आज करेंगे। तो चलिए, साझी संपदा किंतु अलग अलग जिम्मेदारी। पर्यावरण को लेकर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। देखिए, पिछला वीडियो जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि उत्तरी गोलार्ध के देश और दक्षिणी गोलार्ध के देश, अर्थात पृथ्वी के ऊपर के जो देश हैं उनको उत्तरी गोलार्ध के देश कहा जाता है, जो कि अमीर हैं, धनी है, विकसित हैं। और जो पृथ्वी के नीचे के देश हैं, दक्षिणी गोलार्ध के देश, ये विकासशील हैं, अल्प विकसित हैं और गरीब देश हैं। इन दोनों ही प्रकार के देशों को पर्यावरण को लेकर अलग अलग सोच है, इनकी सोचों में अंतर है। जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं वे पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं वो विकास को लेकर चिंतित हैं। किंतु पर्यावरण को नुकसान हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। किंतु क्या हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया है वह उत्तरी गोलार्ध के देशों ने पहुंचाया है, या फिर क्या हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है वह दक्षिणी गोलार्ध के देशों ने पहुंचाया है? शायद हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। किंतु हाँ, ये बात सच है कि पर्यावरण को आज नुकसान हो रहा है, ये हम सभी कहेंगे। तो पर्यावरण को जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो ज्यादा भरपाई करे, और जिसने कम नुकसान पहुंचाया है वह कम भरपाई करे। यही है साझी संपदा किंतु अलग अलग जिम्मेदारी। तो पर्यावरण के लेकर, पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण को बचाने के लेकर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मतभेद है। उत्तरी गोलार्ध के देश पर्यावरण की मौजूदा स्थिति में जिम्मेदारी तय करने की बात कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध के देश जो कि विकसित देश हैं, उनका मानना है कि पर्यावरण को बचाने में सभी की समान रूप से बराबर जिम्मेदारी होना चाहिए, जबकि विकासशील देशों का कहना है कि पर्यावरण को नुकसान विकसित देशों ने पहुंचाया है, क्योंकि ये
इनका औद्योगिकीकरण कर चुके हैं, जबकि विकासशील देश आज अपना औद्योगिकीकरण कर रहे हैं। विकासशील देशों का कहना है कि हमने तो अभी हमारा औद्योगिकीकरण शुरू किया है, हम औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में हैं। अतः पर्यावरण को जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उसको उसकी भरपाई अधिक करना चाहिए। विकासशील देशों के इसी तर्क को संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण संबंधी सम्मेलन में मान्यता दी गई। 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ उसमें विकासशील देशों के पक्ष को मान्यता दी गई और इसी को साझी संपदा किंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया। साझी संपदा किंतु अलग अलग जिम्मेदारी का मतलब है जिसने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वह ज्यादा भरपाई करेगा और जिसने कम नुकसान पहुंचाया है वह कम भरपाई करेगा। अर्थात पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो देश हैं, विकसित देश हैं, वे ज्यादा भरपाई करेंगे और विकासशील देश अभी इसकी कम भरपाई करेंगे। तो साझी संपदा किंतु अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत को मान्यता दी गई और इसके आधार पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ का नियमाचार, जिसे अंग्रेजी में UNFCCC कहते हैं। देखिए नाम बड़ा है लेकिन इसको आपको याद करना होगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक बार और बता रहा हूं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यह एक संधि है जिसमें देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और इस UNFCCC के तहत यह तय किया गया कि सभी देश अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। जो देश जितना शक्तिशाली है, जो औद्योगिकरण कर चुका है, वह अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो रियो सम्मेलन जो कि 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक हुआ था। रियो सम्मेलन, इसे पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट भी कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से पढ़ा है। तो इसी दौरान इस सिद्धांत को मान्यता दी गई। और ये रियो सम्मेलन कब हुआ था? जब 1985 में अंटार्कटिका में यह ज्ञात हुआ था कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। तो इस रियो सम्मेलन में एक सिद्धांत को मान्यता दे दी गई। अब हमारा टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए, क्योटो जापान का एक शहर है और क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिन देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं उन देशों ने यह सुनिश्चित किया है कि वे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करेंगे। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, वास्तव में ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। वे गैसेस जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं उनको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, ओजोन परत कमजोर हो रही है और ओजोन परत कमजोर हो रही है जिसके तहत ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है और ओजोन परत जो है वो सूर्य की अल्ट्रावायलेट
किरणों को धरती पर आने से रोकती है। किंतु आज हम देख रहे हैं कि धरती का तापमान बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं उन देशों के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि आप कम से कम इनका उत्सर्जन करें। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य छोड़ता है और पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन मनुष्य ग्रहण करता है। तो मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। किंतु आज हम वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। हम पेड़ पौधों को काटते चले जा रहे हैं, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड तो हम पर्याप्त मात्रा में छोड़ रहे हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं और पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो जो मनुष्य द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है उसको कौन ग्रहण करेगा? आज कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिलती चली जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। आज हम दूसरी गैस की बात करें, मीथेन, तो हम कूड़ा करकट फेंकते हैं। हमारा जो खाना बच जाता है उसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो 1 किलो मान लीजिए सड़ा हुआ भोजन है तो वो 3 किलो से अधिक मीथेन गैस उत्पन्न करती है। आज हम देखते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं के चलते हम वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। हम कार, बाइक, ऑटो रिक्शा या बसेस सरपट दौड़ा रहे हैं। तो ये जो परिवहन के साधन हैं ये धुआं छोड़ते हैं और धुएं से वायु प्रदूषित हो रही है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में यह सुनिश्चित किया गया कि कौन कितना धुआं छोड़ सकता है, कौन कितना धुआं छोड़ेगा, यही क्योटो प्रोटोकॉल है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में UNFCCC के इस विचार को मान्यता दी गई और जिसके तहत विकसित देशों को अधिक जिम्मेदारी दी गई जबकि विकासशील देशों को छूट दी गई है। तो भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल संधि से मुक्त रखा गया है। इन्हें हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। तो क्योटो प्रोटोकॉल मुख्यतः जो है वो रियो सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ की जलवायु परिवर्तन संबंधी जो न्यायाचार है उसमें इसकी रूपरेखा बनाई गई थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल रियो सम्मेलन के जस्ट बाद हुआ और 1997 पर इसमें हस्ताक्षर किए गए। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साझी संपदा। देखिए, विश्व में साझी संपदा और सुरक्षा को पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। यहां पर हमारा टॉपिक है साझी संपदा। साझी संपदा से मतलब है संसाधनों पर समूह के प्रत्येक व्यक्तियों का अधिकार होगा, स्वामित्व होगा। यानी कि उदाहरण के लिए आप समझिए, कोई आपने एक कंपनी खोली है जिसमें 5 पार्टनर हैं, 5 दोस्तों ने एक कंपनी खोली है। तो उस कंपनी को कैसे विकसित करना है, उस कंपनी में कैसे अधिक से अधिक मुनाफा करना है, उस कंपनी का समूची देखभाल या उसकी रूपरेखा क्या होगी, यह तय करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व रहेगा। इसी को साझी संपदा कहा जाता है। हम देखते हैं वन प्रांतर की भावना से यह कार्य करता है। हम यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम आज पेड़ पौधों को पूजते हैं।
पेड़ पौधों को हम पवित्र मानते हैं। पीपल का पेड़ है जिसकी हम पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे की हम पूजा करते हैं। तो क्या कोई पीपल के पेड़ को काटता है? नहीं। यानी कि हम पीपल के पेड़ को पवित्र मानते हैं। बस इसी भावना को वन प्रांतर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। देखिए, पर्यावरण को लेकर भारत सदैव से चिंतित है, जिसको लेकर भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 2002 में हस्ताक्षर कर दिया, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल से भारत को छूट दी गई है। भारत आज एक विकासशील देश है, वह अभी अपना विकास कर रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल से भारत को छूट दी गई थी, किंतु भारत ने फिर भी हस्ताक्षर किए हैं। किंतु क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों का कहना है कि भारत और चीन जैसे देशों को क्योटो प्रोटोकॉल से छूट नहीं दी जाना चाहिए, क्योंकि भारत और चीन जैसे देश भी आज ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन अधिक कर रहे हैं। जबकि भारत का कहना है कि भारत ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नाम मात्र के बराबर कर रहा है विकसित देशों की तुलना में। जून 2005 में ग्रुप 8 में भारत ने अपनी यह चिंता दोहराई कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन विकसित देश अधिक कर रहे हैं विकासशील देशों की तुलना में। 2030 तक देखें तो भारत ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम करेगा। वर्ष 2000 तक भारत में ग्रीन हाउस उत्सर्जन प्रति व्यक्ति 0.9 टन था। इसे दोबारा देखिए, वर्ष 2000 तक भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्रति व्यक्ति 0.9 टन था, जबकि अनुमान है कि 2030 तक भारत में ग्रीन हाउस उत्सर्जन प्रति व्यक्ति 1.6 टन होगा, जो कि विकसित देशों के मुकाबले में आधे से भी बहुत कम है। तो भारत सदैव से यह कहता रहा है कि विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल से मुक्त रखा जाना चाहिए, और जो देश विकासशील देशों पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने का दबाव बना रहे हैं, उन्हें UNFCCC की धारणा का सम्मान करना चाहिए और UNFCCC के अनुरूप भारत जैसे देशों को इससे मुक्त रखा जाना चाहिए। भारत सदैव से पर्यावरण के लिए चिंतित रहा है। भारत सरकार ने पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा दिया गया है। भारत ने सार्वजनिक यातायात के परिवहनों में CNG गैस का उपयोग किया है। CNG कम से कम प्रदूषण फैलाती है। भारत सरकार ने 2001 में ऊर्जा अधिनियम बनाया, जिसके तहत आज भारत ऊर्जा के नवीनीकरण पर जोर दे रही है। भारत नवीनीकरण ऊर्जा की दिशा में कदम उठा रहा है और भारत ऐसी नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग करना चाहता है जो कि कभी खत्म ना हो। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा। आज भारत में सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रचलन किया जा रहा है। साथ ही भारत ने वर्ष 2003 में बिजली अधिनियम बनाया है, जिसके तहत नई नई ऊर्जा का प्रयोग
किया जाए। भारत बायोडीजल संसाधनों पर भी जोर दे रहा है। भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर बायोडीजल संसाधनों का संयंत्र लगाया जा रहा है और भारत निरंतर ठोस कदम उठा रहा है। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत की पर्यावरण को लेकर संरक्षण करने की नीति उजागर होती है। भारत सदैव से पर्यावरण को बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाता रहा है। भारत की यह मांग रही है विकसित देशों की कि वह UNFCCC के तहत वित्तीय संसाधन और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराए। भारत यह सदैव से मांग करता रहा है कि विकसित देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की जलवायु परिवर्तन संबंधी जो संधि है उसके अनुरूप विकासशील देशों को वित्तीय सहायता एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे भारत UNFCCC की प्रतिबद्धता को निभा सके। भारत की यह भी मांग रही है कि दक्षिण के देश पर्यावरण के मसले पर सर्वसम्मति बनाए ताकि इस क्षेत्र की आवाज विश्व मंच पर जोरदार तरीके से उठाई जा सके और विश्व मंच पर दक्षिण के देशों को वरीयता मिल सके। तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। यदि आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत में आज के कुछ प्रश्न जिनके उत्तर आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, रियो सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 2, रियो कहाँ स्थित है? प्रश्न क्रमांक 3, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? और प्रश्न क्रमांक 4, भारत ने वर्ष 2016 में किस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो के अंत में एक अपील, कोरोना महामारी से जब बचाव करना बहुत जरूरी है। कोरोना का कहर बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना से बचने का एक उपाय है SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी है बहुत जरूरी। मास्क सदैव पहने, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.